अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग रिव्यू कर रहे हैं इस गाड़ी का जिसके आपने सिनेमैटिक्स देखे हैं। दिस इज़ 2020 होंडा सिविक VTI और रियल प्रोस्मेटिक एंड दिस इज़ फेसलिफ्ट। और आज मेरे साथ गाड़ी के ओनर मौजूद हैं, ज़ोहेब सरफराज, ये मेरे दोस्त भी हैं और ये हम वी आर लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स। तो इनके पास ये गाड़ी है, इसका हम लोग आज रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो ज़ोहेब, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि इस गाड़ी का परचेज डिसीजन क्या था, आपका बजट ब्रैकेट क्या था, कि आपने यही गाड़ी लेनी थी, इम्पोर्टेड वर्सेस एक्सपोर्टेड जो भी है, उसमें क्या था आपका बजट? एक्चुअली ऐसा होता है कि जब भी कोई गाड़ी लेता है हर किसी का एक बजट होता है, अनलिमिटेड बजट तो नहीं होता किसी का। मेरे पास ऑलरेडी एक इम्पोर्टेड छोटी गाड़ी थी जैपनीज़, तो मुझे एक बड़ी गाड़ी चेंज करनी थी। तो 40 प्लस माइनस मेरा बजट था। 40 प्लस माइनस में अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में ऑप्शंस बहुत कम थे उस टाइम। अभी भी कम है, अभी भी कुछ ज़्यादा तो नहीं है, अभी तो और भी लिमिटेड हो गए हैं। उस टाइम ये 44-45 में नहीं आती थी। तो मुझे बहुत अच्छी कंडीशन में, ये 2020 मॉडल है फरवरी की, और नवंबर दिसंबर 2020 में मैंने ये ली थी। मुझे ये 39 की मिल गई थी 25,000 माइलेज के साथ। इट वाज अ परफेक्टली क्लीन कार। इसमें मतलब कोई इशू नहीं थे, कोई रिपेयर पेंट कुछ भी नहीं था। जिस हालत में थी एग्जैक्टली वैसे मुझे मिल गई। तो मुझे बहुत अच्छी जायज़ मिली थी, जिसको आप कहते हैं। वेरी नाइस। तो आप वही कह रहे हैं कि जब उस वक्त ऑप्शन ज़्यादा नहीं थी, तो मेरे ख्याल से उस वक्त जो मार्केट में जो दो गाड़ियाँ आ रही थी, एक ग्रैंडी हो सकती है और एक आपकी ये थी, तो व्हाई डिड यू गो फॉर दिस कार इंस्टेड ऑफ द टोयोटा? मेरे पास ऑलरेडी एक होंडा थी। आई लाइक होंडा। मुझे मतलब टोयोटा से ज़्यादा मैं होंडा को प्रेफर करता हूँ, तो मुझे होंडा लेनी थी। होंडा में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास दो ही ऑप्शन है पाकिस्तान में सैलून कार्स में, एक टोयोटा, एक सिविक है और एक सिटी है। सिटी में बस ऑलरेडी थी, मैं चला चुका था, मुझे अपग्रेड करना था, तो अपग्रेड वाज सिविक वाज अ नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप। अच्छा, और ये आपको सिविक और सिटी में कंपैरिजन अगर किया जाए तो ये उससे बहुत ज़्यादा आगे है या समवट आगे है? समवट आगे है, बहुत ज़्यादा आगे नहीं है, तो समवट आगे है। कंफर्ट वाइज, ड्राइव वाइज, ऑप्शन वाइज पाकिस्तान के कंपैरिजन में काफ़ी हद तक आगे है, लेकिन समवट कह सकते हैं आप इसको। बहुत ज़्यादा तो फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि इसमें मिसिंग हैं, जो कि होनी चाहिए नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक इसमें छोटा सा एक सवाल आता है, आपने मेंशन किया कि आपके पास होंडा सिटी थी, तो जब होंडा सिटी से आपने इसके ऊपर अपग्रेड किया, तो इसमें ऐसे क्या आपको फीचर्स, मतलब कितना डिफरेंस आपको फील हुआ कि ये गाड़ी में इसमें ये फीचर्स आ गए जो उसमें नहीं आप मिस करते थे? मेन ऐसी क्या चीज़ें थी? जो इसका डिफरेंस है वो उसकी ड्राइव में है। सस्पेंशन में इसका मुझे बहुत ज़्यादा फर्क लगता है। उसकी सस्पेंशन, जिसको आप कह सकते हैं खड़की है, अच्छा, उसमें छोटा सा पत्थर, छोटा सा स्पीड ब्रेकर, छोटी सी कोई खड्डा आ जाए तो आपको अंदर तक फील होता है, बॉडी तक। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर, छोटा मोटा खड्डा, छोटा मोटा पत्थर, कोई चीज़ वो आपको गाड़ी बर्दाश्त कर जाती है, आपको ज़्यादा झटका नहीं लगता। वो गाड़ी दग 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 हर जगह, मतलब आपको एक लग रहा है कि सस्पेंशन जैसे है ही नहीं, सीधे टायर उसके फ्रेम के साथ लगे हुए हैं। उसकी सस्पेंशन बहुत ज़्यादा स्टिफ है। अच्छा, एज कम्पेयर टू दिस कार। इसकी सस्पेंशन थोड़ी सी स्टिफ है, बट उससे बहुत बेहतर है। अच्छा, दैट्स नाइस। अच्छा, और एक इसमें आ जाता है और कि इस गाड़ी की मेंटेनेंस आप कहाँ से करवाते हैं? मैकेनिक से कराते हैं लोकल अपना कोई, या फिर आप होंडा से ही करवाते हैं? इसकी मेंटेनेंस 100% होंडा से है, क्योंकि इसकी जो पहले मेंटेनेंस शुरू से हो रही थी वो भी होंडा से थी। अच्छा। इसके साथ जो प्रीवियस ऑनर थे उन्होंने मुझे रिसीप्ट्स दी थी, सारे रिकॉर्ड उसका, कि ये इसकी मेंटेनेंस का रिकॉर्ड है, ये आप देख सकते हैं। और सिमिलरली मैं भी उसको ऐसे ही मेंटेन कर रहा हूँ होंडा से, और उसकी सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मेरे पास है। उसकी एक वजह ये है कि इसका जो ऑयल चेंज होता है, नॉर्मली गाड़ियों का क्या होता है, गाड़ी आप मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, वो एक साइड से उसको उठाते हैं, नीचे से चैम्बर का नट खोलते हैं, ऑयल बाहर आ जाता है। इसका ऐसा नहीं है। इसके इंजन के नीचे एक मेटालिक शील्ड है एल्युमिनियम की, वो पूरी की पूरी शील्ड बोल्ट से फिक्स हुई है। उस गाड़ी को आप पूरा उठाते हैं, जिस तरह होंडा सेंटर में उनके पास एक इक्विपमेंट है, पूरी गाड़ी उठा के आदमी नीचे जाके उस शील्ड को उतारता है, फिर आपका चैम्बर एक्सेस होता है, आप उसका नट खोलते हैं, आपका ऑयल बाहर आता है। तो ये जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं, ये आम मैकेनिक्स बिल्कुल ऐसे ही मुश्किल से मिलेंगी। वो तो कोई चीज़ भी खराब कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और दूसरा बेहतर होता है, मैं प्रेफर करता हूँ कि जब एक होंडा गाड़ी है, नई गाड़ी है, तो होंडा डीलरशिप से मेंटेन की जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें मुझे ये बताएं कि अब आपने ये गाड़ी रखी हुई है, दिस इज बेसिकली आपकी टॉप ऑफ द लाइन में ये एक लिहाज से आती है। तो इसमें आप मुझे ये बताएं कि व्हाट इज समथिंग दैट यू लाइक अबाउट दिस कार, मतलब लाइक जिसमें आप कहते हैं कि पहली नज़र में आपको इस गाड़ी से प्यार हो गया था? शेप, इसकी शेप और इसकी जो फ्रंट लुक है वो बहुत एग्रेसिव है। बिल्कुल, इसकी गाड़ी बहुत अच्छी और बहुत एग्रेसिव लुक है। इसमें जो फेसलिफ्ट की आप बात कर रहे हैं, फेसलिफ्ट में उन्होंने LED लाइट्स वाली हेडलाइट दी है। सबसे ज़्यादा मुझे वो अट्रैक्ट की है, क्योंकि मुझे इससे पहले वाली जो प्री फेसलिफ्ट बहुत मिल रही थी, तो मुझे वो लेनी नहीं थी। मुझे कह लें कि जिद थी, या
था कि मैंने यही LED लाइट्स हेडलाइट्स वाली ही लेनी है। इसका एक फ्रंट बहुत खूबसूरत, बहुत एग्रेसिव, एक डाउन लुक है। एग्रेसिव है लेकिन डाउन है, उठा हुआ नहीं है, डाउन है लेकिन एग्रेसिव है। एक बड़ा खूबसूरत फ्रंट और बैक, और इसकी एक लेंथ है। अनलाइक अगर आपको आइडिया हो 9th जेन, बिल्कुल मेरे ख्याल में 9th जेन सिविक नहीं लगती, वो सिटी लगती है। अच्छा, हाँ नहीं, ठीक है, वो सिटी लगती है। उसमें सिविक वाली शेप, ये सिविक वाली लुक नहीं है। नो डाउट उसमें वेट लेंथ उसकी सिविक जितनी होगी इन बुक्स, लेकिन रियलिटी में आपके सामने खड़े हुए वो गाड़ी छोटी लगती है, आपको एक ग्रैंड लुक नहीं देती वो। ये गाड़ी आपको एक ग्रैंड लुक देती है। और साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताता चलूं कि जो प्री फेस लिफ्ट है और फेस लिफ्ट है उसमें ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। LED लाइट्स का उसमें एक बड़ा डिफरेंस आता है, थोड़ा सा मीटर लाइट में डिफरेंस आता है, और एक दो जिस तरह रिम चेंज है और पार्किंग साइड मिरर्स की फोल्डिंग है जो जेन्युइन बिल्कुल उसमें आपके उसमें जेन्युइन फोल्ड होते थे, इसमें ऑटोमेटिक इन्होंने ऑप्शन दे दिया। तो इतना ज्यादा आप कह लें कि कॉस्मेटिक जिन चेंजेस हैं देयर आर। हाँ, और एक इसमें शार्क फिन एंटीना है। हाँ बिल्कुल, जी जी जी। देन इसके जो रियर फॉग लाइट्स हैं, इट्स नॉट लाइट्स, इट्स रिफ्लेक्टर्स हैं। उसके ऊपर क्रोम जो लगा हुआ है, एक लाइन आती है जो कि फेसलिफ्ट में आती है, पहले नहीं आती। प्री फेसलिफ्ट में ये आपको विजिबल, मतलब चलती हुई सड़क पे गाड़ी में ये फर्क आप देख सकते हैं। डिफरेंट रिम्स, शार्क फिन एंटीना एंड रियर क्रोम ट्रिम ऑन द फॉग रिफ्लेक्टर्स। अच्छा, आपने रिम्स की बात की तो मेरे एकदम इसमें मैंने आपकी गाड़ी का जब सिनेमैटिक्स हम लोग बना रहे थे तो मैंने देखा था कि आपकी गाड़ी 45 ऑलमोस्ट चली हुई है। इसके अंदर BG लक्सो के जेन्युइन टायर आते हैं, आपने इसमें कॉन्टिनेंटल के टायर लगाए हुए हैं, ऐसा क्यों किया आपने? ये टायर मैंने नहीं लगाए थे। अच्छा। मैंने जिनसे गाड़ी ली थी उन्होंने लगाए थे, और उन्होंने एज सुन एज के वो गाड़ी शोरूम से लेके आए थे, उन्होंने पहला काम ये किया था कि टायर चेंज किए थे। अच्छा। उन्होंने इसको कॉन्टिनेंटल के टायर लगाए हैं और मैं तो बहुत खुश हूँ। मतलब मैंने सोच लिया है कि आज के बाद मैं कभी भी कोई भी किसी गाड़ी में टायर चेंज करूँगा तो मैं कॉन्टिनेंटल करूँगा। थोड़ा सा महंगा है, अराउंड 20% एक्स्ट्रा होते हैं इसकी प्राइस। बाकी जितने आपके डनलोप, मिशेलिन, ब्रिजस्टोन है, उनसे ये 20% एक्सपेंसिव है, लेकिन लाइफ ज़्यादा है इसकी, कंफर्टेबल ज़्यादा है, रिलायबल ज़्यादा है, ग्रिप इसकी बहुत बेहतर है। बिल्कुल। लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर जाते हैं पैसों पे, जिन्हें इतने महंगे हैं क्यों लगाएं, लेकिन हर बंदे की चॉइस होती है। मेरी ये मानना ये है कि आप मेहरान में हैं या लैंड क्रूजर में हैं या मर्सिडीज में हैं, रोड के साथ आपके टायर ने कनेक्शन करना है, रोड पे सिर्फ टायर टच होने हैं। बिल्कुल। और टायर ने आपकी जिंदगी बचानी है, और आपकी अल्लाह ना करे कुछ नुकसान का बायस भी टायर ही बनते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, टायर पे कोई कंप्रोमाइज बिल्कुल अपनी जिंदगी के साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो टायर्स होने चाहिए आपके अच्छे वाले, क्योंकि आजकल जो चाइना के टायर्स आ रहे हैं उनकी रिलायबिलिटी ज्यादा नहीं है। आप नॉर्दर्न एरिया में लेकर जाते हैं, स्टोन्स की वजह से आपकी गाड़ी के टायर फट जाते हैं। अगर आप किसी जरा गर्म जगह पे चले जाते हैं आपका टायर ब्लास्ट हो जाता है, बिकॉज टेम्परेचर वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जिसका आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए, एंड यू शुड गेट दीज थिंग्स जो भी आपको अच्छी अवेलेबल हो मार्केट में। अच्छा सोहेब साहब, मुझे अब ये एक चीज बताएं, आपकी इस गाड़ी में आपने बड़ी तारीफ इसकी की, आपको बड़ा कुछ इसमें अच्छा लगा, इस गाड़ी में आपके डिसलाइक्स क्या हैं कि मतलब यार ये इसमें चीज अच्छी नहीं है? सबसे मेन जो चीज मुझे पहले दिन नजर आ गई थी, क्या? इसमें चार्जिंग पोर्ट एक है। अच्छा। इसमें सिर्फ डैशबोर्ड के नीचे एक चार्जिंग पोर्ट है, बहुत अच्छी लोकेशन पे है, लेकिन एक है। एटलीस्ट इसमें दो, कम से कम इतनी बड़ी गाड़ी है, इतनी एक्सपेंसिव है, 2 चार्जिंग पोर्ट्स होने चाहिए। और कुछ नहीं तो इसके जो सेंटर कंसोल है, इसमें अक्सर गाड़ियों में चार्जिंग पोर्ट आती है, इसमें सेंटर कंसोल में चार्जिंग पोर्ट नहीं है, सिर्फ एक चार्जिंग पोर्ट है। उसमें इशू क्या होता है, अब मुझे डैश कैम लगाया हुआ है गाड़ी में, डैश कैम को कनेक्ट करने के 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसको कार चार्जर में लगाते हैं या फिर आप उसको हार्ड वायर करते हैं। हार्ड वायर में कर नहीं सकता बिकॉज के इससे वारंटी होगी, ठीक है। उसके लिए भी फिर काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं, मजबूरन मुझे कार चार्जर में लगाना पड़ता है। अब उसके साथ मेरे पास डुअल पिन चार्जर भी है, लेकिन अगर आप मुझे 2 फ़ोन लगाने पड़े उस चार्जर में तो मुझे लाजमन डैश कैम उतारना पड़ता है। अच्छा। तो अगर ये काम होता कि इसमें 2 चार्जिंग पोर्ट्स होती तो मैं उसमें 2 चार्जर और एक डैश कैम एट अ टाइम लगा सकता था। अच्छा नहीं, ये डैश कैम सेकेंडली इसके जो स्टीयरिंग बटन्स हैं, दे आर नॉट स्मूथ, दे आर नॉट कंफर्टेबल, दे आर क्लिकी। लाइक डिग्गी में अगर एक आदमी बैठा है वो भी आपको सुन रहा है कि आपके स्टीयरिंग बटन क्लिक हो रहे हैं। आपको याद होगा आपके पास एक यारिस थी, एक नई ली थी आपने, बिल्कुल। उसके स्टीयरिंग बटन दे वर वेरी सॉफ्ट, बहुत अच्छे रबड़ी फील वाले थे, वो आपको दबाते हुए क्लिक नहीं करते थे। इसके स्टीयरिंग बटन बहुत ज्यादा क्लिक करते हैं। इवन जो 11th जेन आई है, मैंने वो भी चलाई है, उसके भी स्टीयरिंग बटन सेम ऐसे ही क्लिक करते हैं कि वो हार्ड भी हैं और वो प्रेस करने में क्लिक करते हैं। और इस क्लिकिंग का इशू होता है कि ये जल्दी खराब हो जाते हैं। अच्छा। जो रबड़ी फील होती है वो जल्दी खराब नहीं होते। इसकी जो क्लिकर है ये मतलब इतनी जल्दी नहीं, लेकिन एज कम्पेयर टू रबर्स बटन ये जल्दी खराब हो जाता है। अच्छा नहीं ये तो है, टोयोटा इज ऑलवेज टुवर्ड्स द लग्जरी साइड, ये तो शुरू दिन से ही है, ऐसा ही है। बट होंडा इज नॉट दैट बैड मेरे हिसाब से, नॉट बैड, हाँ। मतलब इट्स नॉट लाइक दिस इज डील ब्रेकर, ठीक है, इट्स जस्ट इनकन्वीनियंस, ठीक है। मतलब यार आप एक इतनी प्रीमियम पैसे दे रहे हैं तो आप चाहते हैं कि प्रीमियम फील भी आए। यस
ये ना फील है कि आपने चाइना से कोई चीज इंपोर्ट करके उसमें ऐड ऑन लगाई हुई है। ऐसा चले ठीक है, इस चीज की फिर मुझे समझ आती है। चले ये तो फिर होंडा वालों को अपना है, उसमें उन्होंने गिव और टेक करना है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताएं, इस गाड़ी में ऐसा कोई फीचर जो आप विश करते हो, क्योंकि मेरे व्यूअर्स को तो पता है मैं सनरूफ के पीछे आशिक हूँ। मेरे पास 2007 की Corolla है और मैंने उसमें सनरूफ लगवाया हुआ है, तो इसमें तो आपके पास है। में मुझे नहीं, मेरा एक चीज है, इसमें पार्किंग सेंसर्स नहीं है, मुझे होने चाहिए थे। मतलब इतना पैसा लगाया, इतनी चीजें हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। मजे की बात, कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, कुछ ज्यादा हाई टेक टेक्नोलॉजी नहीं है पार्किंग सेंसर लगाना। और आई गेस, मुझे आई एम नॉट श्योर, लेकिन जो इसके दूसरे कंट्रीज के जनरेशन, इसी जनरेशन के मॉडल्स आते हैं, उसमें पार्किंग सेंसर्स आते हैं। बिल्कुल, जिसमें टाइप आ रहा है जी, उसमें 360 कैमरास भी आते हैं, लेन असिस्ट भी आता है, बड़ा कुछ आता है, इसमें बहुत कुछ आता है। बिल्कुल। इसमें और मजे की बात है, इसके मीटर में अगर आप दिन में टार्च लगा के देखें तो वो चीजें सारी नजर आती हैं, लेकिन वो डिसेबल्ड हैं। बिल्कुल। देन ऑन द अदर हैंड, इसके जो फ्यूज बॉक्स है, कभी आप इसका फ्यूज बॉक्स थॉरली उसको इंस्पेक्ट करें तो उसमें फ्यूज की जगह है। बिल्कुल ऐसे, मतलब फ्यूज की वो स्लॉट्स हैं, लेकिन उसके कनेक्शन नहीं है पीछे के। अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन होंडा ने लगा के नहीं दिए। ऐसे ही है, ये चीजें करते हैं जब आपकी इन कंट्री सब कॉन्टिनेंट साइड में जब गाड़ी आती है तो काफी स्पेक्स में चीजें होती हैं जो ये निकाल ली जाती हैं। दिस इज सेम विद मर्सिडीज एंड BMW। यू विल बी सरप्राइज्ड कि इनमें ये भी ऑप्शंस यहाँ से पुल आउट कर लिए जाते हैं। बेसिकली इट्स पार्ट ऑफ अ कॉस्ट कटिंग। यस, इट इज अ कॉस्ट कटिंग, ये लोग यही चाहते हैं इसमें। अच्छा, इसके अलावा आप मुझे ज़ोहैब बताएं कि इस गाड़ी में आपने एज सच कोई मॉडिफिकेशंस करवाई हैं या करवाने का कोई इरादा है? नहीं, ना की है, ना कुछ इरादा है। इसका सबसे बड़ी मॉडिफिकेशन मैंने ये की है कि इसका डैश कैम लगाया है मैंने, और इसकी वायरिंग जो है वो टक इन की है मैंने, बाकी कुछ नहीं किया। वो टक इन करते करते मैं उसको नीचे तक ले आया हूँ, कार चार्जर तक। बाकी आई लाइक माई कार स्टॉक। मुझे लगता है कि जिसने गाड़ी बनाई है, जिसने डिज़ाइन की है, उस हमसे ज़्यादा समझदार था वो, ठीक है, और उससे बेहतर डिज़ाइन की है। अक्सर लोग कहते हैं जिसके टायर बड़े लगा लें, टायर चौड़े लगा लें जी, बड़ी अच्छी लगती है गाड़ी। कुछ लोग कहते हैं जिसका रिम जो है वो एक साइज़ अप कर लें। अगर एक साइज़ अप करेंगे तो उससे आपकी माइलेज का भी फ़र्क आएगा, आपकी पेट्रोल भी ज़्यादा लेगी गाड़ी। देन ऑन दी अदर हैंड, जो चीज़ बहुत लोगों को नहीं पता कि आपकी स्पीड पे फ़र्क पड़ता है, कि आपकी स्पीड अगर 120 शो कर रही है तो एक्चुअली आप अगर इसका 16 की अगर 17 का टायर लगाया हुआ तो आप 140 पे जा रहे होंगे। और मोटरवे पे अगर आपको पुलिस वाले रोक लिया तो आपको कस्में देते फिर रहे होंगे कि भाई मैंने कसम से 140 पे जा रहा था, लेकिन आप एक्चुअली 140 पे जा रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, माइलेज के बारे में आपसे लास्ट में पूछता हूँ, बट वन थिंग आया, इस जो ये पूरी जो जनरेशन है जिसको हम लोग 10th जनरेशन कहते हैं, इसमें नॉन फॉल्ट्स थोड़े से इसके आए हुए हैं। जिस तरह के मेरे ख्याल से इसका स्टीयरिंग रैक वाज द मोस्ट फेमस, उसके बाद एक बैटरी का था। क्या ये आपने इस गाड़ी में फेस किए इश्यूज? ये वाकई एक इशू था। इसका एक छोटा सा रीज़न था, यू कैन से इट्स अ स्टूपिड मिस्टेक ऑन अ कंपनीज हैंड। उन्होंने इसकी जो बैटरी लगाई थी दैट वाज 55 वाट। अच्छा। इसका जो जनरेटर जेन्युइन आता है वो 60 वाट है। जनरेटर और बैटरी का एक कनेक्शन ये होता है कि जब बैटरी को 60 वाट पूरे हो जाएंगे, जनरेटर कट ऑफ कर देगा। जब बैटरी 55 वाट की लगी हुई है, जनरेटर 60 का है, उसको बैटरी को 60 वाट मिलना ही नहीं है, जनरेटर ने कट ऑफ नहीं करना। जब जनरेटर ने कट ऑफ नहीं करना, उसको कॉन्स्टेंटली चार्ज कर रहा है। जब वो ओवर चार्ज करता है, वो करंट ओवरफ्लो होता है, वो आपके ABS में भी गया, उसका करंट, उसका ओवरफ्लो आपके स्टीयरिंग रैक में भी गया। वो आपके नसीब है कि उसका ओवरफ्लो करंट किधर जाता है। अच्छा। जहाँ पे गया वो चीज़ स्पार्क होके, शॉर्ट होके बंद हो गई। तो उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को फिक्स किया। इट वाज अ सिंपल स्टेप कि 55 की जगह 60 वाट की बैटरी। अच्छा, इसलिए मुझे लगता है कि जो मेरे पास भी जो सिविक थी, जो मेरे पास 2016 वाली थी, उसमें ये फॉल्ट इसलिए है क्योंकि मैंने लेते सारी बैटरी उसकी चेंज करवा दी और ट्राई लगवाई थी। इसलिए पीपल वर शॉक कि मेरी गाड़ी में स्टीयरिंग रैक का इशू क्यों नहीं है, जब तक मैंने सेल बैटरी का इशू था कि आई थिंक 55 की जगह 60 बैटरी लग जाती है। अगर जिसने चेंज की है उसका कुछ नहीं हुआ, लेकिन अल्टीमेटली होंडा वालों को भी समझ आ गई कि ये इशू है, उन्होंने भी इसको फिक्स कर दिया था। लेकिन बेसिकली इशू ये था। मगर मुझे कंज्यूमर का नुकसान हो गया था। कंज्यूमर का नुकसान हुआ है। इट वाज नॉट कंज्यूमर का नुकसान, मोस्टली तो उन्होंने वारंटी में ही क्लेम किए हैं, लेकिन एक इनकन्वीनियंस थी कंज्यूमर के लिए कि मतलब एक बहुत बड़ा एक ये स्कैंडल हो गया था। मार्केट में बात फैल गई थी कि होंडा के स्टीयरिंग रैक्स जैम हो रहे हैं, होंडा के स्टीयरिंग रैक जैम हो रहे हैं। मुझे एक गाड़ी में इशू एक आया था कि इसकी खड़े खड़े विंड स्क्रीन क्रैक हो गई थी। अच्छा, लाइक कि मैं पार्क करके गया हूँ, वापस आया हूँ 2 घंटे बाद स्क्रीन टूटी हुई है। नहीं, मैं गाड़ी पार्क की है, बंद की है, बोनेट के पास खड़ा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, वापस आया हूँ, 5-10 मिनट बाद गाड़ी में बैठा हूँ, देखा है तो नीचे से क्रैक शुरू हुआ है और ऊपर जाके मिड में राइट हो गया L शेप में। मैं दूसरे दिन होंडा सेंटर i10 में है, आई गेस होंडा क्लासिक के नाम से, उनके पास लेके गया हूँ। वो कहते हैं जी कुछ लगा है इसको, कुछ ऐसे तो टूटती नहीं है। मैं कहा देखो कहाँ लगा है, कोई निशान, कोई डॉट, कोई चीज़ हो, कुछ लगता है तो डॉट आता है, दिखाएं। उन्होंने देखा, बहरहाल वो भी कन्विंस थे कि भाई इसमें वाकई डॉट तो नहीं है। तो कहते हैं जी पहली बार सुना है हमने
टूटी स्क्रीन ऐसी। मैं कहा जी मैंने भी पहली बार सुना है टूटी स्क्रीन ऐसी। पर उन्होंने कहा कि हमारी इंस्पेक्शन टीम आएगी नेक्स्ट वीक, हम आपको कॉल करेंगे, आप गाड़ी लेके आए, अगर उन्होंने अप्रूव कर दी तो हम आपको चेंज करके देंगे। ऐसे हुआ, मैं उनके पास आई गेस गया था थर्सडे फ्राइडे को, ट्यूसडे को मुझे नेक्स्ट कॉल आ गई कि आप गाड़ी आज ले आएँ, आपकी इंस्पेक्शन टीम हमारी आई हुई है, आप उसको चेक करें। लाहौर से इंस्पेक्शन टीम आई हुई थी, उन्होंने चेक किया और उन्होंने सारे वाइपर उठा के सब नीचे से रबर्स निकाल के देखी एंड इट वाज एक्चुअली, उन्होंने डायग्नोज ये किया कि इसकी जो फिटिंग थी उसमें कोई इशू था कि इसमें प्रेशर पड़ा और ये क्रैक हो गई विंडस्क्रीन एंड दे एक्चुअली रिप्लेस्ड द विंडस्क्रीन, मतलब फ्री, कोई पैसा नहीं, एक शवानी नहीं दी मैंने। क्या बात है यार, और ये तो एक दिन के अंदर उन्होंने मुझे विंडस्क्रीन लगा के चेंज करके गाड़ी वापस दे दी थी। क्या बात और ये कोई 48,000 रुपए का बिल्कुल, ये तो आपका वो डबल साइडेड वो टेम्पर्ड ग्लास है, तो ये तो बड़ा एक्सपेंसिव मैंने ग्लास है। प्राइस वैसे ही पता की थी तो 48,000 उस टाइम उसकी प्राइस थी और ये आज से 1 साल पहले की बात है। उफ, अब तो मेरे ख्याल से प्राइसेस के साथ इसको तो मेरे लाख रुपए की अभी विंडस्क्रीन हो गई, अल्लाह रहम करे। पता नहीं जी किधर जा रहे हैं हम, देखते चले जो भी होता है, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल टॉक तो एनीवे। खैर, लास्ट क्वेश्चन ज़ोहैब सरफराज आपसे ये है कि इस गाड़ी की आप मुझे बताएं लोकल आपको क्या माइलेज मिल रही है और लॉन्ग पे आपको ये गाड़ी क्या दे रही है माइलेज? अच्छा, माइलेज के बारे में मेरा एक माइंडसेट है कि माइलेज इज वेरी सब्जेक्टिव टॉपिक। ये डिपेंड करता है कि आदमी चलाने वाला कैसा है। एक ही आदमी एक ही गाड़ी पे एक आदमी जो है वो 12 भी ले सकता है और एक आदमी उसी गाड़ी पे 8 की माइलेज भी ले सकता है। इट्स ऑल अबाउट कि आप ड्राइव कैसे करते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको जरा गाड़ी को जोर लगा के दबा के एक्सीलरेटर रेस चलाने की आदत होती है। मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे गाड़ी बहुत स्मूथली प्यार से चलाने की आदत है कि जितनी वो रेस ले रही है बस उतनी रेस लें, उसको भगाने अनलेस कि आपको कोई इमरजेंसी नहीं है, भगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इवन मोटरवे पे भी मैं 125 से नीचे ही रखता हूँ, कोशिश होती है कि 125 से नीचे हो मेरी गाड़ी। मुझे सिटी में देती है 10, 11, 12 भी जाती है और मोटरवे पे मुझे 15 तक भी दे देती है बड़ी अच्छे तरीके से। कई बार इसको मैं लेके गया हूँ, चकवाल से हूँ मैं, तो चकवाल से अक्सर आना जाना होता है, लाहौर भी कई दफ़ा मैं लेके गया हूँ, इजीली ये 15 तक देती है मुझे मोटरवे पे। नहीं, that's very nice, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप चलाते कैसे। बिल्कुल, आपके पाँव के ऊपर है। और आजकल जो फ्यूल प्राइसेस भी चल रही है, मेरे ख्याल से हर बंदे को अपना पाँव हल्का ही रखना चाहिए क्योंकि जो हैवी फीट वाला है तो मेरे ख्याल से फ्यूल अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बाकी जो भी उसका सिस्टम चलता रहे। तो गाइज ये था हमारी इस गाड़ी का रिव्यू 2020 1.8 प्रोस्मेटिक ओरियल एंड आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाकी मैं ज़ोहैब सरफराज के नीचे लिंक्स पोस्ट कर दूंगा, सो यू कैन कॉन्टैक्ट हिम इफ यू हैव क्वेश्चंस अबाउट दिस कार। ही ओन्स इट, ही इज़ नॉट सेलिंग इट, तो यू कैन आस्क हिम क्वेश्चंस अबाउट इट एंड आप कमेंट में बताएं अगला आप क्या देखना चाहते हैं। हम लोग गाड़ी अब बाकी प्रोजेक्ट्स भी अपना कंटिन्यू रखते रहेंगे और आप उसको देखते रहें और इसके बाद अपना ख्याल रखें एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।